वेलकम टू ज्ञान क्लासेस एसआरकेएस। ज्ञान क्लासेस एसआरकेएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर होगा हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति। यूरोप में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी, या पूरे विश्व में अगर हम कहें कि राष्ट्रवाद की प्रारंभ कहीं से हुई थी, तो वो हमारा हुआ था फ्रांस से। सबसे पहली बातें आती है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी है वो है कि राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद हम कहेंगे किसको। ठीक है, तो राष्ट्रवाद कहने का मतलब होता है कि जब आप अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके देश प्रेम की भावना पे बात करना प्रारंभ कर देते हैं, देश के लिए बात करने लग जाते हैं। आपकी सारी जिंदगी, जो चीजें आप अपनी सारी जिंदगी को अगर देश के नाम कर देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें जब आप निजी स्वार्थ से उठ करके जब आप देश के हित में बात करने लग जाते हैं, तो उस भावना को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना, या राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय, कहां से राष्ट्रवाद की उदय हुई, कैसे हुआ, क्या कारण था, किस स्थान से हुआ, कब हुआ। इन सारे ये हम लोग अभी क्लास 10th की जो हमारी चैप्टर थी यूरोप में राष्ट्रवाद, उसकी भूमिका तैयार करें। अभी हम इस चैप्टर पे नहीं आए, इसकी भूमिका इससे पहले क्या चीजें थी, हम लोग 9th क्लास में इसकी भूमिका क्या देखें, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका कारण क्या था, हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण क्या था। यूरोप में फ्रांस है, फ्रांस में राष्ट्रवाद का कारण क्या रहा था, तो आप इस चीज को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा आज से लगभग हम लोग अगर 400 साल पीछे चले जाएं, तो वहां पे हम लोग क्या देखते थे कि वहां पे होती थी राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में क्या होता था कि सारी चीजें राजा के अंतर्गत समाहित होती थी। सारी चीजें जो होता था वो राजा के अंतर्गत होती थी। जो राजा का था वही प्रजा को सुनना पड़ता था। प्रजा वहां पे कोई इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं करती थी। ठीक है, वहां पे क्या चीजें होती थी कि राज व्यवस्था में कुछ मंत्री लोग होते थे, कुछ उसके सलाहकार लोग होते थे, वो भी प्रजा के लिए बहुत सारा कार्य करने के लिए नहीं जाने जाते थे। कारण क्या होता था कि वो लोग राजा के चाटुकार हुआ करते थे, राजा के मतलब सगे संबंधी हुआ करते थे। राजा के आप अगर लोकल भाषा में बात करें तो आप कह सकते हैं कि वो राजा के दलाल हुआ करते थे। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे अगर हम बात करें तो इसका कारण पहले चीजें क्या आती है कि वो राजव्यवस्था रहा। राजव्यवस्था में सारे राजा बुरे नहीं थे, आप ऐसा मत कर दें कि सारे राजा बुरे थे। कुछ राजा अच्छे भी हुआ करते थे, लेकिन मैक्सिमम राजा जो हुआ करते थे वो अच्छे नहीं होते थे, वो प्रजा के प्रति उदासीन हुआ करते थे। एक शब्द आया आपके पास, उदासीन। उदासीन कहने का मतलब क्या समझ सकते हैं आप कि जो राजा होते थे वो प्रजा को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते थे, जो उनको मन किया वो करते थे। राजा प्रजा के लिए बहुत सारी चीजों को काम नहीं करते थे। तो पहली चीजें क्या है कि राष्ट्रवाद का निरंकुशवाद, आप इसको कह सकते हैं कि राज शासन का निरंकुशवाद भी कारण बना हमारा राष्ट्रवाद का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले ये राष्ट्रवाद की भावना जगी कहां, तो यूरोप का एक देश है, आप देखेंगे उसमें फ्रांस। यहां पे हमारी सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना उजागर हुई। उजागर क्यों हुई इसका कारण भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां पे उजागर क्यों हुई इसका कारण पढ़ेंगे। तो पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो राष्ट्रवाद का उदय वो कहां हुआ, फ्रांस में हुआ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ वो कब हुआ। ठीक है, तो उसका आंसर आपको मिलेगा 1789 ईस्वी में, और कहां हुआ, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की क्या चीजें चली नहीं चली। इसके
के ऊपर बात करेंगे हम लोग, तो हम देखेंगे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद के बारे में कहा जाता है कि आप लोग फ्रांसीसी क्रांति के नाम से आप लोगों ने देखा हुआ था क्लास 9 का चैप्टर। उसमें देखिए सबसे पहले कि फ्रांसीसी क्रांति जो थी 1789 ईस्वी को, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रांस की क्रांति या राष्ट्रवाद, यहीं से उत्पन्न हुआ था हमारा। अब ये हुआ क्यों, तो यहाँ पे वुर्वो राजवंश का एक राजा था, ठीक है, वुर्वो राजवंश का एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां, ठीक है। ये लुई 16वां जो था वो बहुत ही तानाशाह था। ये जो था कि मतलब प्रजा के प्रति बहुत क्रूर था, प्रजा की चीजों को कोई ध्यान में नहीं था। तो इन सारी चीजों को ये लुई 16वां इसका कारण बना फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय होने का। और इसके साथ साथ क्या था, इसकी तानाशाही को समाप्त करने के लिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उजागर हुई। इसकी जो तानाशाही थी लुई 16वां की, ये कारण बना हमारा राष्ट्रवाद उजागर करने का फ्रांस में, ठीक है। अब यहां तक बातें समझ में आई। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि फ्रांस में क्रांति के समय कौन कौन से कार्य किए गए थे, क्या क्या चीजें हुई जो क्रांति सफल हुआ, और उसके लिए जो कार्य किए गए फ्रांस के लोगों के द्वारा, फ्रांस के जो क्रांतिकारी लोग, नेता लोग थे, उनके द्वारा जो चीजें की गई उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो क्या बोलते हैं कि सामूहिक भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया। सामूहिक भावना कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, बात ये आती है ना कि सामूहिक भावना बढ़ा कैसे सकते हैं। तो सामूहिक भावना बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा कि लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होगा, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा। जोड़ना कहने का मतलब क्या होगा कि लोगों को भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा। भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए हम कार्य क्या कर सकते हैं, तो हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं इन सारी चीजों के लिए कि हम जो है कि इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा है, इस पे अधिकार हम लोगों का होना चाहिए, राजा का जो तानाशाही है उसको समाप्त की जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि सामूहिक भावना को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। इसमें दो चीजें आती है, पितृभूमि और नागरिक, दो चीजें आई, पितृभूमि और नागरिक। पितृभूमि कहने का मतलब है कि पिता की भूमि, तो हम जो वहां के वंशज थे, वहां के जो मूल निवासी थे, उनमें भावना विकसित किया गया कि आप यहाँ के निवासी, आप यहाँ के राजा हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग चीजें चलनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ राजा के अकॉर्डिंग चीजें चले। राजा है, बहुत अच्छी चीजें चले, ठीक है, लेकिन जो राजा अच्छे नहीं थे, जो राजा अच्छे थे वो तो बहुत अच्छी चीजें हैं कि वो वहां पे कार्य किए गए, लेकिन जो राजा अच्छे नहीं थे, जो जनता के प्रति क्रूर व्यवहार करते थे, उनके लिए समस्याएं उत्पन्न जनता के लिए किया उन्होंने। तो सबसे पहले कि पितृभूमि की भावना विकसित की गई, नागरिक की भावना विकसित की गई कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो इस पे हम लोगों का अधिकार होना चाहिए, और यहाँ पे शासन व्यवस्था जो चलेगी वो हम लोगों की सहमति से चलनी चाहिए, ना कि केवल राजा जो बोल देगा, राजा दिन है तो दिन है, रात हो तो रात है। तो ऐसी चीजें नहीं चलनी चाहिए, ये व्यवस्था चलनी चाहिए कि नागरिकों का भी अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये सारी चीजें। अगली चीजें क्या बोलता है कि समान झंडा। पहले क्या हुआ करता था, राज्य व्यवस्था में कोई देश नहीं हुआ करता था, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था कि देश जब नहीं था हमारे साथ, हमारे पास, हम लोगों के पास, तो उस टाइम पे क्या होता था हम लोगों के साथ कि एक क्षेत्र हुआ करता था, और उस क्षेत्र विशेष पे राजा लोग कार्य करते थे। सबका अलग अलग झंडा हुआ करता था, सब छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग झंडा हुआ करता था, अलग अलग रुपए पैसे हुआ करते थे। तो वो उन सारी चीजों को हटा करके एक समान झंडा विकसित किया गया, और इस समान झंडा को कहा गया कि ये पूरे फ्रांस का नेतृत्व करेगा, पूरे फ्रांस के लोग जो हैं कि इसी के ऊपर बात करेंगे। पूरे फ्रांस के जो लोग हैं कि वो पूरे फ्रांस का झंडा होगा, वो पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक चीजें समझ में आए, ध्यान से समझिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। अभी इस बार जो क्वेश्चन है इसमें आपकी सिलेबस में 40% की जो कटौती की गई है, तो उसमें लगभग आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप ध्यान में रखेंगे, इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है चीजों को, क्योंकि पॉइंट याद रखेंगे आप लोग
पॉइंट, एक एक पॉइंट को समझाया जा रहा है। एक एक पॉइंट को जब आप ध्यान से समझेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने में आसान पड़ेगा। ये वन लाइनर जो क्वेश्चन होंगे वो बनाने में आसान पड़ेंगे। आगे की चीजें अगर हम बात करें तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कि क्रांति के समय क्या कार्य किए गए थे ना। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि क्रांति के बाद कौन से कार्य किए गए फ्रांस में। ठीक है, तो सबसे पहले जब क्रांति समाप्त हुई, जब लोग सफल हुए, तो वहां पे क्या किया गया कि सबसे पहले नए संविधान का निर्माण किया गया। फ्रांस में क्या किया गया कि जब क्रांति सफल हो जाती है तो सबसे पहले क्या किया कि जो पुरानी संविधान थी, संविधान था ही नहीं, राज शासन था तो संविधान था ही नहीं, तो क्या किया गया कि नए संविधान का निर्माण किया गया, एक नया संविधान बनाया गया और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। क्या कहा गया कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, जो भी हमारे देश का नागरिक है, उन सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलेगा, किसी उच्च वर्ग को अधिक अधिकार नहीं मिलेगा। आप आगे पढ़ेंगे कुलीन वर्ग था, फिर उसके बाद एक निचला वर्ग था, बीच में एक आया था हमारे पास मध्यम वर्ग। तो उन सारी चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया, राज व्यवस्था की तरीके से नहीं कि राजा को अधिक अधिकार होगा, वो उसके बाद मंत्रियों को होगा, उसके बाद लोगों के पास तो कुछ अधिकार राज व्यवस्था में था ही नहीं उस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या क्या गया कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या की गई कि इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, कि सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंती व्यवस्था क्या होती है, बात को समझेंगे कि सामंती व्यवस्था, जब मैंने पहले बताया कि जब राज व्यवस्था थी हमारे पास, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ क्या होती थी कि कोई देश नहीं हुआ करता था, एक क्षेत्र हुआ करता था और वो राजा के अधीन था। उस क्षेत्र में 4-5 बड़े लोग सामंत का कार्य करते थे, जिसको आप बड़े जमींदार कह सकते हैं हम भाषा में बात करें तो उसके साथ क्या होता था कि वो लोग अपनी भूमि, उनके पास भूमि होती थी, राजा उनको भूमि दिया करता था और राजा, ये सामंती लोग जो थे वो किसानों को भूमि दे दिया करते थे, हमेशा के लिए नहीं, कृषि करने के लिए। कृषि करने के लिए ये किसानों को दे दिया जाता था और किसान लोग मजदूरों से कृषि करवाया करते थे और जो कृषि से फसल उत्पादन हुआ करती थी, उस उत्पादन पे अधिकार किसका हुआ करता था, सामंतों का। और सामंतों के ऊपर जो अधिकार हुआ करता था वो होता था राजा का। तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। वहां पे बोलेगा कि सबको भूमि, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि भूमि सबको दी जाएगी, सबके साथ जो मजदूर होंगे वो भी खेती करेंगे। मतलब सामंती व्यवस्था जो थी, सामंत लोगों की व्यवस्था थी, उन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। इसके साथ और क्या किया गया कि आंतरिक आयात निर्यात को समाप्त कर दिया गया। आंतरिक आयात और निर्यात क्या चीजें हो सकती हैं? आयात और निर्यात तो आई होप कि आप लोग समझते होंगे। आंतरिक आयात और निर्यात कहने का मतलब है कि मान के चले अगर हम भारत पे बात करें तो हमारे पास 2 राज्य मान के चले, एक झारखंड हो गया, एक उड़ीसा हो गया आपके पास। ठीक है, तो मान के चले कि उड़ीसा में कृषि नहीं होती, बहुत अच्छे मान के चले कि अगर कृषि नहीं हुई, आलू की फसल वहां पे नहीं हो पाई, और झारखंड में बहुत अच्छा आलू का फसल हुआ, तो क्या करेगा झारखंड में, जब अधिक आलू का फसल हुआ तो झारखंड में अगर हम बेचने की कोशिश करें तो कम मूल्य पे बिकेगा। और उसी चीज को अगर हम उड़ीसा में जाकर के बेचना चाहें, उड़ीसा में बेचेंगे तो मूल्य अधिक मिलेगा। मान के चलिए कि आलू की फसल झारखंड में 10 रुपए केजी बिक रही है, ठीक है, तो इसी चीज को उड़ीसा में हम जाकर के 13 रुपए केजी बेच सकते हैं अगर शुल्क ना लगे तो। लेकिन क्या हुआ, पहले क्या होता था राज व्यवस्था में कि यहां पे झारखंड में अगर आप 10 रुपए केजी बेच रहे हैं तो उड़ीसा जाने के लिए आपको सरकार को टैक्स देना होता था। और मान के चलिए कि 3 रुपए या 4 रुपए आपको टैक्स लग गए, मान के चलिए 4 रुपए आपको टैक्स लग गए और जाकर के आप 13 रुपए में बेचेंगे तो आपको तो 1 रुपया नुकसान हो जाएगा। तो आप उड़ीसा में ना जा करके बेच करके आपको मजबूरन झारखंड में बेचना पड़ता था। तो इस आयात और निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। क्रांति के बाद क्या हो गया कि आप कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं, किसी भी राज्य, किसी भी स्थान पे जाकर के बेच सकते हैं, समस्याएं वहां पे नहीं आती। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आया कि नाप तौल की नई व्यवस्था अपनाई गई और पूरे फ्रांस में एक समान व्यवस्था को लागू किया गया। क्या चीजें आई कि नाप तौल के लिए एक नई व्यवस्था अपनाई गई, मतलब नई प्रक्रिया अपनाई गई, नई
प्रक्रिया डेवलप की गई और उसी एक प्रक्रिया को पूरे फ्रांस में लागू कर दिया गया। ऐसा नहीं, पहले क्या होता था कि छोटे छोटे क्षेत्रों पे अलग अलग नाप तौल की प्रक्रियाएं हुआ करती थी, लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यहां पे क्या हुआ कि फ्रांस में नई नाप तौल की व्यवस्था अपनाई गई और इसी के साथ फ्रांस में एक समान, पूरे फ्रांस में एक समान उस नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहां पे एक पॉइंट आपके पास है कि एक समान कर लगाया गया, है ना। तो एक समान कर लगाने का मतलब ये नहीं था कि जिनके पास बहुत अधिक पैसे उनको अधिक कर लगेगा, जिनके पास नहीं उनको नहीं लगेगा। ऐसा नहीं, मतलब जो व्यवहार आप, जो कार्य करने, जो व्यापार आप करना चाह रहे हैं उनमें सभी को एक जैसा कर लगा, बहुत आगे पीछे वाला कर नहीं था। उसके बाद राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए एक इंपॉर्टेंस कार्य किया गया। वो इंपॉर्टेंस कार्य क्या था कि फ्रेंच भाषा को, फ्रांस के लोग अधिक फ्रेंच बोला करते थे, तो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। फ्रेंच भाषा को क्या कर दिया गया, जैसे हिंदी में राष्ट्रीय भाषा के तौर पे अगर बात करें तो हम हिंदी को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप जाते हैं ना कहीं पे, मान के चले कि आप भारत से बाहर गए, मान के चलिए कि अमेरिका चले गए, तो वहां पे आपको 5 लोग 6 लोग अगर मिले तो 3 लोग उसमें अमेरिका की अपनी भाषा बोल रहे होंगे और 2 भारत की कुछ भाषा बोल रहे होंगे और एक आपकी हिंदी भाषा बोल रहा होगा। आप हिंदी के जानकार होंगे, हिंदी भाषी होंगे, तो आपकी दोस्ती उन 6 में से सबसे पहले होगी हिंदी भाषी वाले के साथ, क्योंकि हमारी भाषा मेल खा रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बनाएगा। पूरे फ्रेंच में एक राष्ट्रीय भाषा बना दी गई। उस भाषा को क्या बोला गया, वो फ्रेंच भाषा थी और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। उसके बाद एक राष्ट्रीय गान बनाया गया, जिस गान को पहले केवल सेना के लोग गाया करते थे, उस गाने को, वो जोशीला गीत था, उस गीत को एक राष्ट्रीय गान बना दिया गया और उस राष्ट्रीय गान का नाम था मर्सिले। यहां से पॉइंट आउट करिएगा आप लोग, यहां उसका नाम क्या था, मर्सिले। और इस गान को क्या कर दिया गया कि राष्ट्रगान बनाया गया और इससे पहले केवल सेना के लोग प्रयोग करते थे अपने यहां फ्रांस में, लेकिन बाद में जाकर के मर्सिले को पूरे फ्रांस का राष्ट्रीय गान बनाया गया। अब यहां फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो समाप्त होने के तौर पे आ रही थी। और क्या हुआ कि ये आपको बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी, तो 1793 ईस्वी में लुई 16वां को क्या कर दिया, सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, सीक्रेटली नहीं, सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। यहां पे लुई 16वां का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये याद रखेंगे कि लुई 16वां को फांसी कब दी गई, 1793 ईस्वी में, ठीक है। क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। मतलब यहां से लगभग 4 साल 4.5 साल के अंदर में इसको फांसी दे दी गई, ठीक है। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आपको बहुत अधिक नहीं पढ़ना, बस इंट्रोडक्शन उसका थोड़ा बहुत है हम लोगों के साथ। बाकी इस यूरोप में राष्ट्रवाद की क्रांति में ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन है नेपोलियन बोनापार्ट का, उसको देखेंगे क्लास 9 में, वैसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो क्या है कि 1799 ये नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस में पहले सैनिक के रूप में कार्य करता था, ठीक है, ये सैनिक में कार्यरत थे। तो 1799 ईस्वी में क्या होता है कि डायरेक्टरी शासन व्यवस्था को समाप्त करके फ्रांस के सत्ता पर काबिज हो जाता है। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो व्यवस्था अपनाई गई थी उसी में से डायरेक्टरी व्यवस्था जो था उसको खत्म कर देता है, उसको समाप्त कर देता है नेपोलियन बोनापार्ट और 1799 ईस्वी में फ्रांस के सत्ता पे काबिज हो जाता है। और उसके बाद ये यहीं पे नहीं रुकता है, ये आगे क्या करता है कि 1804 ईस्वी में अपने आप को फ्रांस का सम्राट बना लेता है, अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लेता है। ये फिर राज व्यवस्था वाली चीजें आ गई, लेकिन ये उतना बुरा शासक नहीं था जितना बुरा हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है जितना अच्छा इसको हम लोग समझते हैं। अगर नेपोलियन की पूरी हिस्ट्री आपको जाननी है तो एक पूरी सी नोवेल बनेगी, उसकी तब आप जान सकते हैं, पूरी नोवेल आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके ऊपर एक बहुत मोटी किताब है जिसको आपको पढ़ना होगा अगर आपको नेपोलियन बोनापार्ट को जानना चाहते हैं। इतना आसान व्यक्ति नहीं था, बहुत काबिल व्यक्ति था ये। आगे क्या है कि 1804 ईस्वी में ये फ्रांस का सम्राट जब बना तो ये सम्राट बनकर के चुप नहीं बैठता है, ये क्या करता है कि 1804 ईस्वी में ही
नेपोलियन संहिता नामक एक व्यवस्था लागू कर देता है और इसमें बहुत सारी सुधार के कार्य किए गए। यहाँ पे नेपोलियन संहिता में राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे।